signing is done. The Great Charter is completed. This draft of mankind's deepest hopes already a historic document. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज 24 अक्टूबर यूएनओ डे के दिन मैं यह लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। एक बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है और बरबस आज मैं मॉर्निंग में आज के डेट को मैंने विजुअलाइज किया, महसूस किया कि भाई आज 24 अक्टूबर को क्यों मुझे अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स से कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करना चाहिए। क्योंकि यूएनओ डे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर वर्ष आता है, पिछले वर्ष भी आया था, अगले वर्ष भी आएगा। आज के दिन में सोचने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि अभी जो मैंने एग्जिस्टिंग इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट और पैलेस्टाइन का जो पैथेटिक प्लाइट है उसको जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ और उसमें यूएनओ का एक तरह का नॉन एक्टिविज्म, एक्टिविज्म कम नॉन एक्टिविज्म कह सकते हैं। एक्टिविज्म इसलिए कि मंशा तो है, लेकिन नॉन एक्टिविज्म इसलिए क्योंकि ताकत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल भी चुना है, यूएनओ क्या एक कागज का एक शेर। इस यूएनओ अ पेपर टाइगर, शेर तो है परंतु कागज का। एक इसी पर मुझे एक बहुत ही वेल नोन प्रोवर्ब याद आ जाता है कि समथिंग हैपेंस नॉट विथ ए बैंग बट एज व्हिम्पर। कुछ ही ऐसा होता है कि जिससे हम बहुत अपेक्षा करते हैं लेकिन उसका इंपैक्ट कुछ सामने, पॉजिटिव इंपैक्ट सामने आ नहीं पाता। चलिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में फिर एक बार ले चलता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लीग ऑफ नेशंस की विफलता, अनसक्सेस, उसका फेलियर लगभग क्लियर हो चुका था। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जिसका फॉर्मेशन ही 1920 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, वह भी इसी वायदे के साथ आया था कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल पीस के लिए काम करेगा, परंतु विफल रहा। फासिज्म की ताकत के समक्ष उसने घुटने टेक दिए और अंत में वॉर को नहीं रोका जा सका। तो अब यूएसओ को वॉर में आना था। तो आपको अगर पीछे ध्यान हो या फिर इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य जब यूएसए का पार्टिसिपेशन हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका जब इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट को दुनिया से अलग दिखने की आदत है। तो इसी क्रम में विल्सन महोदय 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आए थे। अब जबकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा, बार बार दबाव डाला जा रहा, बार बार याचना की जा रही अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से कि आप इस वॉर में आइए और आपका आना जरूरी है, आवश्यक है। तो अब वॉर में तो खैर यूएसए अपने कारण से और बहुत बाद में पार्टिसिपेट किया 7 दिसंबर 1941 को, लेकिन उससे पहले अगस्त 1941 में चर्चिल को रूजवेल्ट ने अटलांटिक महासागर के एक शिप पर बुलाया और आपने एक फेमस अटलांटिक चार्टर का नाम सुना होगा। यही अटलांटिक चार्टर यूएनओ का सबसे आरंभिक चार्टर बना, क्योंकि अटलांटिक चार्टर में कई वायदे किए गए थे कि दुनिया के लोगों को राइट टू सेल्फ जजमेंट दिया जाएगा, उसको उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म का एक उसके अंत का एजेंडा भी मानते हैं कि भाई दिस इज द चार्टर फॉर द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारी उसकी तारीफ की जाती है। वो कहा कि भाई पूरे दुनिया के सी लेन को खुला रखेंगे, कोई किसी के लिए रास्ता नहीं काटेगा, बहुत सारे वायदे थे उसमें एक वादा यह भी था कि इंटरनेशनल पीस के लिए काम किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात की गई थी। फिर पहला डिक्लेरेशन 1942 में आया, 1 जनवरी 1942 को, कि भाई एक संस्था का फॉर्मेशन होगा जो यूएनओ होगा और जो लीग ऑफ नेशंस के फेलियर से सबक लेगा। तो आप देखेंगे भाई लीग ऑफ नेशंस का फेलियर किन कारणों से हुआ। तो पहला कारण तो उसका यही था कि उसमें उसके जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे, एक को कहते हैं असेंबली और दूसरा काउंसिल। दोनों को, काउंसिल और असेंबली को बिल्कुल ही इक्वल पावर थे।
उसमें किसी एक राष्ट्र का विशेष स्थिति या उसका स्पेशल स्टेटस या उसके विशेषाधिकार को स्वीकृति नहीं मिली थी। ऑल वेर इक्वल। तो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जो सभी से जुड़ा होता है वो किसी के साथ नहीं होता। तो आप अगर सारे राष्ट्रों को बराबर का हक देते हो तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन अपने आप को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता कि हमें इंटरनेशनल पीस के लिए काम करना चाहिए। तो पहला तो यूरोपियन पावर्स ने यही सबक लिया था। दूसरा सबक उन्होंने लिया कि एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस एक ट्रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन था। ट्रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई मिलिट्री या मस्कुलर पावर नहीं था, किसी वॉर को रोक नहीं सकता था। जर्मनी एक के बाद दूसरा एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करता गया और लीग ऑफ नेशंस मूक दर्शक की तरह तमाशा देखता रहा, सिवा आलोचना के वो कुछ नहीं कर पाया। तो दूसरा सबक लिया गया कि चलो भाई, इसके पास कुछ मस्कुलर पावर, इसके पास कुछ मिलिट्री स्ट्रेंथ दिया जाएगा और यूएनओ कम से कम एक मिलिट्री स्टाफ को भी मेंटेन करेगा, जो उसका अपना भले ही ना हो लेकिन मेंबर नेशंस के आर्मी और सोल्जर्स को इन्वॉल्व करके कोई मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। तो चलिए, ये भी एक सबक लिया गया। तीसरा सबक यह लिया गया कि लीग ऑफ नेशंस में एक यूनेनिमिटी क्लॉज था। यूनेनिमिटी क्लॉज का मतलब है कि जो भी निर्णय होना था सर्वसम्मति से होना था। अब यही आप समझ सकते हो आज डब्ल्यूटीओ की क्या दशा है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर आप यूनेनिमिटी क्लॉज डाल देते हो, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वही हाल लीग ऑफ नेशंस के साथ हुआ। अब इनसे सबक लेकर जब यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ और डम्बार्टन ओक में अगली घोषणा 1944 में हुई, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर तैयार हुआ और जून तक चार्टर को अडॉप्ट किया गया। और फिर आप देखते हो कि 19 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को फिर एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन शुरू हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूएनओ एक संस्था 1945 में एक रियलिटी के रूप में आई। अब मैंने जो एक आपको फेमस प्रोवर्ब कहा कि समथिंग हैपेंस नॉट विथ ए बैंग बट अ व्हिम्पर, तो वह कहावत अब चरितार्थ होने जा रही है। जब यह संगठन बना तो देखा गया कि भाई यह तो एक ऐसी संस्था है जो लीग ऑफ नेशंस से सबक लेकर बनी है, तो दुनिया में अस्थायी शांति ला पाएगी। और इसमें कुछ एक जो 6 ऑर्गन्स बनाए गए, 6 ऑर्गन्स तो इसके और में कुछ तो उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन चलिए एक जनरल असेंबली को तो आप नाम जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे मेंबर कंट्री जितने भी थे उनका रिप्रेजेंटेशन था। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया था और सिक्योरिटी काउंसिल से बहुत अपेक्षा थी। वजह क्या थी कि ऐसा देखा गया कि भाई लीग ऑफ नेशंस में हमने किसी भी पावर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, इस कारण से जितने भी पावर्स थे सभी डिसइंटरेस्टेड हो गए और जब लीग ऑफ नेशंस के लिए करने की बात हुई तो कोई सामने नहीं आया। तो चलो यूएनओ को ऐसा करते हैं कि कम से कम कुछ पावर्स के स्पेशल स्टेटस को एक्सेप्ट करते हैं ताकि यूएनओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर सके। इसलिए 5 मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पहले उसे 14 मेंबर्स थे, वर्तमान में आप जानते ही हो कि पहले 9 मेंबर्स थे और उसके बाद वर्तमान में उसकी संख्या बढ़ के आप जानते ही हो कि 15 हो गई, जिसमें 5 को अस्थायी मेंबर्स बनाए गए। और उन 5 मेंबर्स को शुरू में 15 नहीं थे लेकिन 5 अस्थायी मेंबर्स फिर भी थे, तो 5 को अस्थायी मेंबर्स बनाए गए और ऐसा कहा गया कि भाई ये 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होगा जब तक इनकी सर्वसम्मति इन 5 मेंबर्स की नहीं होती, कोई भी प्रपोजल आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा संभवतः सोवियत रूस को सिक्योरिटी देने के लिए लाया गया था, क्योंकि बाकी 4 के 4 तो नहीं, आप कह सकते हो कि पहले तो हाँ इनिशियली 4 के 4 तो कैपिटलिस्ट मेंबर्स थे, क्योंकि चाइना भी बाद में कम्युनिस्ट हुआ है 1945 में, वो भी कैपिटलिस्ट कंट्री था। तो 4 कैपिटलिस्ट कंट्री था, उसमें सोवियत रूस एक अकेला आउटकास्ट था। तो उसे डर हुआ कि भाई ऐसे में तो 4 मिलकर प्रिवेल कर जाओगे, तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने से हमें फायदा क्या है। तो सोवियत रूस को कम से कम इन्वॉल्व करने के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो का भी प्रपोजल लाया गया और फिर वीटो पावर अगर 5 की सर्वसम्मति होगी, 5 की जब सहमति होगी तभी कोई प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। चलो यहां तक तो ठीक हुआ, लेकिन इसमें अब समस्या वहीं से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, क्योंकि अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैरालाइज्ड होगा, परंतु उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि पहली चुनौती संगठन के सामने थी इसकी न्यूट्रलिटी की, इसकी निष्पक्षता की,
क्योंकि जब आप एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में पीस के लिए काम करेगा, तो कम से कम उसके मेंबर कंट्री या दुनिया के बाकी देश है उनका विश्वास तो इस ऑर्गेनाइजेशन पर चाहिए। लेकिन यह विश्वास तो तब हो जब न्यूट्रल हो। और आप जानते हो कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर रूपी समुद्र मंथन से, जैसे आपको यह पता होगा कि जो सागर मंथन की कहानी है इंडियन माइथोलॉजी में, उस स्टोरी के अनुसार कि उसी सागर मंथन से अमृत भी पैदा हुआ था और विष भी पैदा हुआ था। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक तरह से चर्निंग है, जो सागर मंथन है, उससे एक पैदा हुआ अमृत के रूप में यूएनओ, तो दूसरा पैदा हुआ विष के रूप में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो एक पार्टी यूएसए था और यूएसए की फंडिंग यूएनओ में बहुत ज्यादा मजबूत थी, बहुत 90% से ज्यादा फंडिंग उसकी होती थी। तो अब वैसी स्थिति में यूएनओ पर यूएसए छा गया। अब यूएनओ कभी यह डेयर कर ही नहीं सकता था कि कोई भी ऐसा डिसीजन ले जो यूएसए के खिलाफ जाए। अब यहीं से इस संस्था में घून लगना, उसकी छवि खराब होनी शुरू हुई, उसका जो इमेज है वो टार्निश हुआ। क्योंकि मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताऊंगा कि अभी मैंने आपको एक जिक्र किया है, दो घटनाएं यह है जो आपकी पीढ़ी भी उसे देख रही है और महसूस कर रही यूएनओ कहां है। एक आपने अपनी रूसी गणतंत्र और यूक्रेन के बीच का जो वॉर देख रहे हो, जो हेल्पलेसली हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और वो वॉर एक लंबा खिंचता हुआ जा रहा है। तो एक तो ये घटना है जो आपके मन में यूएनओ के प्रति थोड़ी सी अश्रद्धा पैदा करती है। दूसरी घटना अभी जो इजराइल और हमास की है या गाजा में अभी जिस तरह से हो रहा है, उसमें इंडिविजुअल पार्टी काम कर रही है या कोई इंडिविजुअल कंट्री उसको इफेक्टिवली कुछ करने की कोशिश कर रही है। अब यूक्रेन रूस में ही देखिए, यूएनओ में कोई वार्ता, उस पर कोई भी रचनात्मक वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन वही आप G20 में देखिए कि इंडिया ने कम से कम इतना किया कि उसने जो अपना घोषणा पत्र लाया उस पर सभी की सहमति ले आई। इतनी सहमति भी यूएनओ में आ गई होती तो इस संस्था का इफेक्टिवनेस कुछ तो पता चलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अभी हमास में आप देखिए कि अब कभी अलग अलग कंट्री उसमें कोई जैसे अब अरब कंट्रीज है वो कैंपेनिंग कर रहे, या फिर यूएसए का प्रेसिडेंट अभी जो बाइडेन गया वह उसमें कुछ वर्क कर रहा, यूएनओ भी वर्क कर रहा, लेकिन यूएनओ सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। यानी इससे कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वॉर को रोकने के लिए ऐसा कुछ कर पाएगा। तो ये चीजें जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि भाई फिर यूएनओ है क्यों। तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर को आपके सामने रखा है कि क्या अब यूएनओ को समाप्त हो जाना चाहिए या इसकी कोई अहमियत नहीं है या अभी भी अहमियत बची हुई है। तो थोड़ी सी क्रिटिकल इस चीजों को हम देख लें। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके पैदा होते ही इसकी छवि धूमिल हो गई और इसकी छवि 45 में पैदा हुआ और 47 में दो घटनाएं, दो मामले यूएनओ के पास ऐसे गए जैसे अभी आपने जो पैलेस्टाइन और इजराइल का मामला समझा है उसका जन्मदाता भी यूएनओ ही है। क्योंकि जब ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन क्षेत्र में यहूदियों को बसाया और एक सबस्टेंशियल पॉपुलेशन को बसाने के बाद जिस तरह से ब्रिटेन खुद चंपत हो गया, ये मामले यूएनओ में डाल दिया, तो यूएनओ उस समय यूएसए के लॉबी में, यूएसए और ब्रिटेन के लॉबी के अंतर्गत काम कर रहा था। तो यूएनओ ने जो डिसीजन दिया टू स्टेट, जो उसका जो टू स्टेट फार्मूला है वो यूएनओ ने दिया। तो आप कहोगे भाई टू स्टेट फार्मूला गलत क्या है, आज भी तो चर्चा होती है। हाँ, आज का कंटेक्स्ट अलग है, लेकिन जिस समय यूएनओ ने यह फैसला दिया था उसमें टू स्टेट फार्मूला बहुत एबनॉर्मल डिसीजन लग रहा था। वजह क्या है कि पैलेस्टाइन रीजन में आके यहूदी बस गए और उन्होंने क्लेम कर दिया नेशन का। तो जो यूएनओ ने जो उसको दो पार्ट में बांटा था, हालांकि मेजर पार्ट उसने पैलेस्टाइन को ही दिया, तो उसमें यूएनओ की छवि उसमें खराब हुई कि उसने अमेरिका के प्रभाव में ऐसा किया। तो कहोगे उसका सोल्यूशन क्या था? तो सोल्यूशन था कि उसी में थोड़ा सा ऑटोनॉमी देकर या थोड़ा सा ज्यादा राइट देकर या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करवा के आप वन नेशन में भी उनको एकोमोडेट करने की कोशिश कर सकते थे। खैर एनीवे, वो तो अलग चीज, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। तो वहां पर उसकी छवि धूमिल हुई 1948 में, जबकि यूएनओ के पर्यवेक्षक के निरीक्षण में जब था पैलेस्टाइन, तब इजराइल ने अपने पृथक नेशन की घोषणा कर ली। अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया, अरब इजराइल पहला वॉर हुआ, यूएनओ उसको इफेक्टिवली नहीं रोक पाया। तो पहला तो वहां पर धब्बा लगता है। दूसरा धब्बा लगता है कश्मीर का। जब कश्मीर का मामला लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में गए तो यूएनओ ने यूएसए और ब्रिटेन के प्रभाव में प्रो पाकिस्तानी रवैया अपना लिया। इन्होंने मामला लाया था
जो मामला उन्होंने दिया था, तो उनका कहना था कश्मीर ऑक्यूपेशन बाय पाकिस्तान, कश्मीर ऑक्यूपेशन बाय पाकिस्तान, यह चार्ज उन्होंने पाकिस्तान पर लाया और यूएनओ ने उसके टाइटल को चेंज कर दिया, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट इन कश्मीर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था भाई डिस्प्यूट क्या है, बिल्कुल टाइटल क्लियर है, हरि सिंह ने साइन किया हुआ है वो तो अलग चीज है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां की पॉपुलर पार्टी उसका समर्थन भी तो है इंडिया के साथ, देन व्हाट इज द डिस्प्यूट। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी, इसने भी यूएनओ की छवि को धूमिल किया। तो ये दो घटनाएं तो आपको शुरू में दिखती है। उसके जस्ट आगे कोरिया वॉर हुआ। चलिए, नॉर्थ कोरिया ने गलत किया, साउथ कोरिया को कंकर कर लिया आर्मी की बदौलत, रशियन टैंक और चाइनीज सपोर्ट से। ये बहुत गलत था और यूएनओ ने यहां तक जो रुख लिया कि एक ज्वाइंट कमांड बनाया जाए साउथ कोरिया को रिलीज करने का, ये भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट सॉल्यूशन है। कम से कम यूएनओ के नेतृत्व में गलती से यहां हुई कि जब इसने साउथ कोरिया को लिबरेट कर दिया, तब यूएनओ के तत्वाधान में जो मैकार्थर जिसका कमांडर था और वह यूएसए का कमांडर था, जो सेना गई थी, उसने नॉर्थ कोरिया को जीतना शुरू कर दिया। आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, तो यूएनओ की छवि फिर वहां धूमिल। ट्रिग्बी ली उस समय स्वीडन का सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी छवि धूमिल हुई। तो ये जो दूसरी घटना है, ये भी आपको तीसरी घटना यानी अर्थात ये भी उसकी छवि को धूमिल करता है। ऐसा नहीं है कि यूएनओ ने काम नहीं किया, पॉलिटिकल फ्रंट पर यूएनओ ने बहुत सारे काम भी किए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 1956 में जब सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ, सुएज नहर संकट, यूएनओ ने बहुत इफेक्टिवली काम किया और यूएनओ के प्रयास से ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को निकलना पड़ा, मिस्र से बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर यूएनओ। लेकिन उस समय के आपको सिचुएशन जानना पड़ेगा। वो यूएनओ के इतिहास में वैसे बहुत ही रेयर मोमेंट थे जब सोवियत, रशिया और यूएसए ने मिलकर वोटिंग किया था उस मामले में, उसकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन चलिए वहां पर सफल हो गया। फिर 1961 में आप कहेंगे घाना संकट, जब घाना में एक कटंगा करके रीजन ने रिवोल्ट कर दिया और जब घाना में जब सिविल वॉर छिड़ा, तो यूएनओ ने उसको रोकने में बहुत ही एक्टिव भूमिका निभाई। इंडिया ने भी अपनी आर्मी भेजी थी, उसमें यू थांट करके जो सेक्रेटरी जनरल थे, जो बर्मा से आते थे, उनका एक एयर क्रैश में डेथ भी हो गया। लेकिन घाना के वाले जो सॉरी नॉट घाना, कांगो, तो जो कांगो संकट है, कांगो संकट पर यूएनओ का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर आते हैं हम 1975 में साइप्रस संकट। हालांकि साइप्रस संकट को यूएनओ ने निपटा नहीं सका, लेकिन यूएनओ ने ईमानदार कोशिश की निपटाने की, चली। फिर कंबोडिया संकट में यूएनओ ने इफेक्टिवली काम किया, 1978-79 की बात है। और फिर 1988 के बीच ईरान इराक वॉर हुआ, उसमें यूएनओ ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। लेकिन यूएनओ को उसमें मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि 88 में दोनों पार्टी लड़ते लड़ते थक चुके थे, और चूंकि दोनों पार्टी लड़ते लड़ते थक चुके थे तो समझौता होना तो तय था। उसके आगे खाड़ी संकट जो 1991 का हुआ है, उसमें इफेक्टिवली हम यूएनओ का रोल मानते हैं, परंतु यह फिर सौभाग्य की बात थी कि उसमें तक कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, तो सोवियत रूस ने अपना वीटो का यूज नहीं किया, बल्कि सोवियत रूस उस समय सोवियत रूस का विघटन भी होने की कगार पर था, हुआ नहीं था, लेकिन सोवियत रूस ने उस समय यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखा था। तो चलिए वो पास हो गया। लेकिन आगे आप देखिए, आप जितने भी संकट उसके आगे देखेंगे, जैसे 2017-18 में हमें याद है कि सीरिया वाले मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि चाइना तो एब्सेंट हो गया और सोवियत रूस और चाइना दोनों ने वीटो कर दिया उस पर। और उसके बाद हाँ, ये आप कह सकते हो कि उसके आगे यूक्रेन संकट लेटेस्ट है, और फिर इजराइल और पैलेस्टाइन। तो ये जो आप क्राइसिस देख रहे हैं, उस क्राइसिस का तो जन्मदाता ही यूएनओ है। तो अब ये यूएनओ का बड़ा ही मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा, उसमें पॉलिटिकल फ्रंट पर उसका परफॉर्मेंस निराशाजनक रही अभी तक। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे कोल्ड वॉर टाइम में जो वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के, तो वीटो पावर के कारण यूएनओ पैरालाइज्ड रहा, और कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद भी पैरालाइज्ड बना हुआ है। अभी देखिए यूक्रेन के मुद्दे पर हम रूस को रोक नहीं पाए, या दुनिया रूस को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि रूस के पास वीटो पावर है। चाइना की मनमानी नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है।
तो ये मुद्दे बहुत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या निपटारा है। तो इसका निपटारा यह है कि अभी रिसेंट में बात चल रही है कि भाई जितनी भी संस्थाएं हैं, आज देखिए आप एक एक इंस्टीट्यूशन को उठाइए, आप IMF को लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक को लीजिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को लीजिए, आप UNO को लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस 1944-45 के बने हुए हैं। उस समय की दुनिया अलग थी, उस समय के पावर्स अलग थे। अब उनमें से कई पावर्स की हैसियत कम हो गई और कई नई पावर्स आ चुके हैं जिनकी हैसियत आज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया को आप ले लीजिए, आप जापान को लीजिए, आप साउथ अफ्रीका को लीजिए, आप ब्राज़ील को लीजिए, नाइजीरिया को लीजिए। ये सब डिजर्व करते हैं कि इन लोगों को भी UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट सीट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। आज आपने ब्रिक्स का रास्ता खोल दिया। देखिए ब्रिक्स में आखिर ब्रिक्स का एक्सपेंशन में 6 नए मेंबर्स आए। आपने देखा कि किस तरह से G20 G21 हुआ और G21 में पीछे से बैकडोर से इंडिया ने कितने को एंट्री दी है। तो वैसी सिचुएशन में UNO को आप बिल्कुल ही होली काउ बना कर रखना चाहते सिक्योरिटी काउंसिल को, और चीन की जिद है कि इंडिया उसका मेंबर ना हो। अब आप ही बताइए कि परमानेंट मेंबरशिप जब तक इन कंट्रीज को आप नहीं देंगे, UNO आज की तारीख में एक वैध संगठन या वैध संस्था नहीं होगी, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है वो अपने आप को UNO को से डिप्राइव्ड मानती है कि भाई हमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो मानते हैं कि हम तो उसके मेंबर हैं ही नहीं। चलिए चीन एक चला गया है, लेकिन चीन को क्या कहना, चीन तो ग्लोबल साउथ में भी अपने आप को बहुत अलग मानता है। तो ये समस्या बनी हुई है वैधता की। दूसरी बात यह है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि या तो आप वीटो पावर को कंप्लीटली रिमूव कर डालिए या फिर कुछ नए मेंबर्स को भी वीटो पावर दीजिए। लेकिन दूसरे वाले समाधान से मैं सहमत नहीं। मुझे लगता है कि भाई आप जितने भी मेंबर्स को वीटो पावर देंगे आप प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। रह गई वीटो पावर को रिमूव करने की बात, तो एक विशफुल थिंकिंग है, दिली इच्छा तो है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो उसकी भी चर्चा हम छोड़ दें। तो पॉलिटिकल फ्रंट पर तो UNO की कोई उपयोगिता है या नहीं है, पहले हम लोग यह तय करें। देखिए उपयोगिता है। उपयोगिता किस लिए? उपयोगिता इसकी इसलिए है क्योंकि कम से कम ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है जो किसी मुद्दे पर अपना विचार तो व्यक्त कर सकता है। किसी कंट्री के स्टेप, जो किसी कंट्री के द्वारा जो स्टेप लिया जाता है, कोई नेशन है उसका एग्रेसिव पॉलिसी है, भले एग्रेसिव पॉलिसी कोई रोक नहीं पाता है, उनको चेक नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उसके लिए कोई भी शब्द निकालता है, उनके इस कदम की वो आलोचना करता है, तो उनकी स्थिति अवैध हो जाती है, उनका जो पोजीशन इलेटिमेट हो जाता है। द UNO इज कॉम्पिटेंट एनफ टू इलेटिमाइज द पोजीशन ऑफ एनी नेशन अगर वो इस तरह का कोई कदम उठाते हैं। जैसे हमको याद है कि 2003 में जब इराक वॉर जिसको हुआ था, उस समय बिल्कुल ही इराक को क्लीन चिट मिला था कि उसके पास केमिकल्स या बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है। फिर भी USA का जिद, या आप कह सकते हो जॉर्ज W बुश की जिद की नहीं, हमें इराक को घुटने टिकवाना है, उसने हमला कर दिया। UNO ने जिस समय क्लीन चिट दिया कि भाई इनके पास कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स नहीं है, तो वही फर्स्ट इराक वॉर में कम से कम 28 देश USA के साथ थे, और जो सेकेंड इराक वॉर है उसमें एक्सेप्ट ब्रिटेन जो कि उसका बहुत क्लोज था, एक तरह से NATO मेंबर्स ने भी USA की इस कदम की आलोचना कर डाली। तो कम से कम उसकी स्थिति को अवैध कराने में तो एक बहुत बड़ा रोल है। और जहां तक मुझे ध्यान है कि ये तो रहा उसका पॉलिटिकल रोल। पॉलिटिकल रोल भी आज भी है। अगर कोई आपसे यह पूछे, किसी एग्जाम में लिखना हो कि क्या UNO की प्रासंगिकता है, तो आप कहेंगे कि देखिए राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल फील्ड में इसकी प्रासंगिकता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते। पहली इसकी प्रासंगिकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे देश बैठकर हम विचार कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। नंबर 1 आप बताएंगे। नंबर 2 आप कहेंगे कि कम से कम किसी देश की आक्रामक नीति की आलोचना कर उसके इस कदम को अवैध कर सकती है और वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को उसके खिलाफ मोड़ सकती है, इतनी क्षमता इसमें है। तो एक तो ये पहलू है। इसका जो दूसरे पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमिक फील्ड में आप देखेंगे तो चलिए बहुत सारा जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है इफेक्टिवली, कुछ हद तक, बहुत नहीं ज़्यादा, लेकिन कम से कम दुनिया में फेमाइन रोकने में इसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। दूसरा आप देखते हैं आप WHO,
इसने बहुत हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने भी इफेक्टिवली काम किया है। हालांकि कोविड-19 के समय शायद आप लोग भी निराश हुए होंगे कि खासकर चाइना के इन्फ्लुएंस में इसने कुछ गलतियां की है। बावजूद इसके आप देखेंगे पल्स पोलियो को चेक करना हो, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो, ये सब में इसने बड़ा इफेक्टिवली काम किया है। तो वहां पर तो इसका है। यूनेस्को भी कुछ हद तक दुनिया की जो भूली बिसरी संस्कृतियां हैं उसको फिर लाने का, जिलाने का, पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। और सबसे बढ़ के आज पर्यावरण के मुद्दे पर जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पर्यावरण कॉन्फ्रेंस है, आपने UNFCCC का नाम सुना होगा। UNFCCC ही इफेक्टिवली पर्यावरण के मुद्दे पर कम से कम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है और इफेक्टिवली वर्क करने का प्रयास कर रहा है। तो कम से कम इस मुद्दे पर यूएनओ की प्रासंगिकता है। तो अगर कहीं किसी एग्जाम में लिखना हुआ माय स्टूडेंट्स, तो आप उसके रेलिवेंस को जरूर बताएंगे। आप कहेंगे हाँ रेलिवेंस है, हम उसके रेलिवेंस को डिनाई ना करें। तो इसमें तो ज़्यादा मुझे कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, हम यहीं रुकते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होंगे और वो निश्चय ही इससे बड़ा लेक्चर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।